जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बहू से परेशान होकर सास पहुंची अपने मायके। बहू के अत्याचारों से परेशान सास अचानक अपने पीहर पहुंची तो उसकी हालत देखकर भाई ने बेटे बहू को सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। उन्हें देखकर इस बुढ़िया का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं कब तक नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे में बैठी आंसू बहाने का ढोंग करती रहेगी। लगता है इसके बेटों ने इसे खूब अपने सर पर चढ़ा कर रखा है, कुछ कहते ही नहीं है ना, इसलिए नखरे दिखाती है। पता नहीं इस बुढ़िया को जिम्मेदारी नाम की चीज का कभी एहसास भी होगा या नहीं। पता नहीं इनके पति ने इन्हें कैसे झेल लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने जमाने में भी किसी भी काम को मन से नहीं करती रही होगी। उसकी बात सुनकर बिमला जी चारपाई पर बैठी बैठी बस रोए जा रही थी। जब से उनके पति का स्वर्गवास हुआ था तब से बिमला जी बस चुप चुप सी रहने लगी थी। अपने कमरे में बैठे बैठे बस रोती ही रहती थीं। कभी उनकी बहू उन्हें आवाज़ लगाकर कहती कि माँ जी कब तक कमरे में अकेली ही बैठी रहोगी, कभी कमरे से बाहर भी निकला करो, कुछ काम धंधा भी किया करो, कुछ काम धाम भी देख लिया करो। कब तक ससुर जी का शोक मनाती रहोगी। ससुर जी को गए हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आप अभी तक अपने आंसुओं को बहा रही हो। आप सारी जिंदगी शोक ही मनाती रहोगी क्या? आपका तो शोक ही खत्म नहीं हो रहा है, पूरे दिन आंसू बहाने में ही लगी रहती हो। अब जिसको जाना था वह तो चला ही गया, तुम भी उठो, काम धाम देखो। दुख का बहाना लेकर पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो, ना तो कोई काम देखती हो और ना ही किसी से बात करती हो। मैं बहुत दिनों से ये देख रही हूँ, अब बहुत हो गया। चलो उठो, बाहर पूरा घर कितना गंदा पड़ा है, जाकर उसे अच्छे से साफ करो। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बिमला जी, जिनकी आंखों में कभी भी उनके पति आंसू नहीं आने देते थे, उनके पति के सामने उनके बेटे बहू ने इतनी ऊंची आवाज में कभी भी अपनी माँ से बात तक नहीं की थी। लेकिन आज वह आश्चर्यचकित थी ये सब देखकर कि उनके पति को गए हुए अभी सिर्फ 5 महीने ही बीते हैं और बहू उनसे किस तरह से बात कर रही है। बोलने का सारा तरीका, सारी शर्म हया लिहाज सब भूल गई है क्या? तभी बिमला जी बोली, अरे बड़ी बहू अभी आई। और बड़ी बहू अपनी देवरानी से बोली, अरे दीपा, ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, इससे जबरदस्ती करके काम करवाने पड़ेंगे। ये तो ससुर जी का बहाना लेकर कमरे में ही बैठी रहती है और घर के सारे कामों को हम दोनों को ही करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब इन्होंने बहुत आराम कर लिया। कमरे की तरफ आती हुई बड़ी बहू बोली, माँ जी, आपसे दीपा ने कुछ काम का कहा था, आप जाकर वह सफाई कर लो। अभी तक अपने कमरे में बैठी हो, चलो जल्दी चलो। एक तो उस बूढ़े ने घर के बीचों बीच ये पेड़ लगा दिया जिससे पूरे घर में पत्ते फैले रहते हैं। घर की सफाई करते करते हम भी थक जाते हैं। अपने पति के बारे में बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर बिमला जी हैरान रह गईं और बोली, बहू तुम्हें
जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लो, लेकिन मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वे इस दुनिया से भी जा चुके हैं। उसके बाद भी तुम उन्हें ऐसे बुरे बुरे शब्द से उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उनके बारे में बोलने की? अब तुम्हें अपने ससुर जी और उनसे जुड़ी सारी चीज़ों में बुराइयां दिखने लगी। ओ माँ जी, आप मुझे ज्ञान मत दो। जितना कहा है आपको बस उतना ही काम किया करो। वैसे भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे भी घर के काम करने होते हैं। तुम्हारी तरह कमरे में नहीं बैठी रहती हूँ। बहू के जाने के बाद विमला जी अपने पति की एक फोटो, जिसके सामने एक दिया जल रहा था, कुछ ताजे फूल रखती हैं और वहीं जाकर के बैठ जाती हैं। आंखों से आंसू झरझर बहते जा रहे हैं। एक तो पति के जाने का गम पहले ही खत्म नहीं हो रहा था, ऊपर से बहू के बदलते व्यवहार जो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे। विमला जी समझ नहीं पा रही थी कि बहुएं उनसे आखिर चाहती क्या हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे वह तो जाने कब से अपने ससुर के जाने का इंतजार ही कर रही थी, और शायद ये सोच रही थी कि ससुर जी कब जाएं और हम इस घर पर अपना अधिकार जमाएं। माँ फिर से आंसू बहाने बैठ गई क्या? जल्दी से जो काम बताया है उस काम को खत्म करो। अपने दुख से दुखी विमला जी कुछ नहीं कह पा रही थी। वे चुपचाप से झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पेड़ से सभी पत्तों को झाड़ने लगी और सोचने लगी कि ये मेरे पति की निशानी है और बहू को यही पेड़ अब बेकार लगने लगा है। ससुर जी के जाने के बाद आज वही पेड़ बहुत बुरा लगने लगा है, जबकि ससुर जी के सामने इस पेड़ की कितनी तारीफ किया करती थी और ये भी कहती थी, बहुत अच्छा हुआ पिताजी, आपने जो घर के आंगन में ये पेड़ लगा दिया है। इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि अब तो इस पर अमरूद भी आने लगे हैं और इसके अमरूद बहुत मीठे हैं। पूरे दिन बच्चे अमरूद खाने का मज़ा लेते हैं और आज ससुर जी के जाने के बाद ही वही पेड़ उन्हें बकवास बोझ लग रहा है। खैर छोड़ो, जाने दो ना। बिमला जी को इस आने वाले तूफान का अंदाजा तो अभी तक नहीं था। पेड़ तो एक छोटी सी चीज थी, अभी तो उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बिमला जी अपनी बहू के कहे अनुसार घर के सारे काम करने लगी, और करती भी क्या, वरना बहू उन्हें जली कटी सुनाती रहती। उनके पति के सामने तो बहू रसोई में जो कुछ भी बनता था सबसे पहले उनके कमरे में देकर जाती। उसके बाद सभी लोग खाना खाते थे और अब सब खा लेते हैं। उसके बाद बहू सास को देती थी या फिर पूछती भी नहीं थी, माँ जी तुम खाओगी या नहीं। 5 महीने ही बीते थे। एक दिन विमला जी अपने बेटे से बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम की जो FD करवा रखी थी 2 महीने बाद पूरी हो जाएगी और उसके जो पैसे मिलेंगे। बीच में ही विमला जी की बात को काटते हुए उनका बेटा बोल पड़ा कि माँ तुम्हें अपनी FD और पैसों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब एफडी के पैसे आएंगे तो हम दोनों भाई मिलकर देख लेंगे कि उनका क्या करना है। हम दोनों को कितना कितना लेना है। तुम्हें इसके बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तो मुझे हर चीज़ में पूछते थे, मेरा आइडिया लेते थे और मुझसे बिना कोई पूछे कोई भी काम नहीं करते थे। और आज तुम मेरे ही पैसों के लिए मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी के रहते तुम भी तो इतने बड़े काम के लिए मुझसे ही पैसे मांगा करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है माँ। तुम भी पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है ना। चुपचाप से एक कोने में बैठी रहो। ये पैसों का हिसाब किताब हम आपस में मिलकर देख लेंगे। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ माँ, 2 महीने बाद हमारे खेतों में जो पैसे आने वाले हैं वो भी हम तुम्हें नहीं देंगे। हम आपस में ही अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे। अपने बेटे की ये बातें सुनकर बिमला देवी जी के चेहरे का रंग उड़ गया कि जो बेटे कभी उन्हें जवाब तक नहीं देते थे, हर बात में बस हाँ माँ जी, हाँ माँ जी कहते नहीं थकते थे, वे आज वही बैठे उनसे चुप रहने को बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं एक कोने में बैठी रहो। बिमला जी के स्वाभिमान को अपने बेटों के व्यवहार से बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि उनके पति ने उन्हें हमेशा मान सम्मान दिया था। बिमला जी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई सी महिला थी। उनका हिसाब किताब भी बहुत ही अच्छा था। इसी वजह से हर तरह से पैसों की जिम्मेदारी दिवाकर जी ने अपनी पत्नी बिमला जी को ही दी थी। बिमला जी ने पूरी जिंदगी अपने घर को और अपने बच्चों को इस तरह से संभाला था कि सभी लोग उनकी तारीफ किया करते थे। बिमला जी की वजह से ही आज उनका इतना बड़ा घर बना हुआ है और उनके गांव में बहुत सारी ज़मीन भी है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और उनकी दुकान भी है। अपने बेटों के लिए जाने कितनी प्रॉपर्टी खरीदकर पहले ही इकट्ठा की हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा बिजनेस करने लगे। दिवाकर जी भी अपनी खेतीबाड़ी को ही देखते रहे। घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं थी और ना ही दिवाकर जी ने घर में पैसों की कमी कभी भी आने नहीं दी। वे बहुत ही समझदारी से काम लेते थे। खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक सारी चीज़ों का ख्याल बिमला जी ही रखती थीं। घर में बहुओं को हर शादी फंक्शन के लिए या तीज त्योहार के लिए उनकी मनपसंद खरीदारी करवाती थीं। बहू की हिम्मत कभी भी नहीं होती थी कि वे अपने ससुर जी के सामने कभी कुछ गलत बोल पाएं या फिर कभी उन्हें समय से खाने के लिए भी ना पूछें। बेटे अपना काम करके अपने पैसे अपने पास ही रखते थे। बिमला जी अपनी खेतीबाड़ी का पैसा अपने ही पास रखती थी। बिमला जी ने अपने बेटे और बहू के ऊपर कोई भी रोक टोक कभी भी नहीं लगाई थी। 7-8 महीने से दिवाकर जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। 10-12 दिन वह अस्पताल में भर्ती भी रहे। जब दिवाकर जी अस्पताल में भर्ती थे
तो उनके बेटे बहू उनकी सेवा में आनाकानी करने लगे थे और एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डाल रहे थे। एक दिन बिमला जी अस्पताल में अपने पति के पास बैठी हुई थी। तभी दिवाकर जी अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, बिमला, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मेरा आखिरी समय चल रहा है। मैं अब और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बिमला जी अपने पति के मुंह पर हाथ रखती हुई बोली, आप ये सब फालतू की बातें मत सोचिए जी। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जरा सी तबीयत खराब क्या हुई कि ऐसी फालतू की बातें करने लग जाते हैं। अब जल्दी से ठीक होकर हमारे साथ भी तो चलना है कि नहीं। बिमला, उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैंने आज दोपहर में ही वकील को बुलाया है। लेकिन आपने वकील को क्यों बुलाया है जी? उसकी यहाँ अस्पताल में क्या ज़रूरत है? ये हॉस्पिटल है, कोई कोर्ट कचहरी तो है नहीं। बिमला देवी जी हड़बड़ाती हुई बोली, क्योंकि उन्हें अपने पति की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। अरे बिमला, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अगर कल को मैं ना रहूं तो तुम्हारे लिए कुछ तो सोचकर जाना ही पड़ेगा ना। यह जिंदगी है, किसी ना किसी को आगे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। चलो मैं ना भी गया, लेकिन कुछ सोचकर ज़रूर रखना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ हमारे मंदिर के पास वाला जो 40 बीघा का खेत है और जिस घर को हम दोनों ने इतने प्यार से बनाया है, उसको मैं तुम्हारे ही नाम कर देता हूँ। बाकी की 50 बीघा ज़मीन और दुकान तो बच्चों के नाम पर है ही। तुम्हारे बुढ़ापे के लिए भी तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। अभी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय के बारे में किसने जाना है? कल को क्या पता बेटे बहू कब बदल जाएं। कल को किसने देखा है कि कौन कितना बदल जाए। अपने पति की ये बातें सुनकर बिमला जी फिर से गुस्से में बोली, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं हैं कि बच्चे हमारे बदल जाएं। हमारे बेटे और बहुएं तो बहुत ही अच्छे हैं। देखा नहीं है आपने हमारा कितना सम्मान करते हैं। हम दोनों का और मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है जी। हम दोनों में से अगर कोई भी पहले चला गया तो बाद में किसी एक को हमारे बच्चे बहुत लाड़ प्यार से रखेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे और हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। बिमला, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं आज ये काम करने ही वाला हूँ और तुम कुछ भी नहीं कहोगी। हालांकि दुनियादारी बिमला जी भी अच्छे से समझती थी और उन्होंने अपने आसपास के माहौल को भी बहुत अच्छे से देखा हुआ था कि बुढ़ापे में बेटा बहू का व्यवहार कैसे बदल जाता है। बेटे बहू अपने माता पिता के प्रति कैसे बदल जाते हैं। इसलिए यही सोचकर वह कुछ नहीं बोलती और सोचती हैं कि शायद ये सही कह रहे हैं। दोपहर में अस्पताल में वकील साहब आ जाते हैं और दिवाकर जी अपनी पत्नी के नाम पर 40 बीघा खेत को और अपनी हवेली को उनके नाम पर छोड़ जाते हैं। इसके बारे में बेटे बहू किसी को भी कुछ भी पता
नहीं था और सच में ऐसा ही हुआ। दिवाकर जी के जाते ही बेटे बहू के स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन आ गया था। जिन लोगों ने कभी बिमला जी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी, आज वही बेटे बहू उन्हें ताना देते हुए कह रहे हैं, बुढ़िया कब तक शोक मनाएगी, जल्दी उठो और घर के काम करो। धीरे धीरे माहौल और भी बिगड़ता जा रहा था। बेटों ने सारी खेती बाड़ी और पैसों पर अपना कब्जा जमा लिया था। पहले बिमला जी के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती थी। उनके पास इतने पैसे होते थे कि वे अपनी बहू को नई नई साड़ियाँ उपहार में ला कर के दिया करती थीं। लेकिन आज वही बिमला जी अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगा करती हैं और उनके बेटे बहू उन्हें 1000 नखरे दिखाते हैं और नखरे दिखाते हुए अगर वे 50 मांगती हैं तो 10 रुपए ही देते थे। एक दिन दोनों बहुओं ने बिमला जी से उनका कमरा यह कहकर खाली करवा दिया कि अब उन्हें इतने बड़े कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले इतने बड़े कमरे में कैसे रहोगी, इसलिए बाहर वाला छोटा कमरा तुम्हारे लिए खाली कर दिया गया है। अब वहीं रहो और वहीं बैठो। बिमला जी इस बारे में अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा देखो, बहू मुझे इस छोटे से कमरे में रहने के लिए कह रही है। मैं हमेशा से इसी कमरे में रही हूँ और इस कमरे में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे कमरे को तो मुझसे मत छीनो बेटा। बेटा भी अपनी पत्नियों की बातों में आकर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहुएं वैसे ठीक ही तो कह रही हैं। अब तुम इतने बड़े कमरे में अकेले रहकर क्या करोगी? उस कमरे की ज़रूरत अब हम लोगों को है। हमने आपके लिए बाहर वाला कमरा खाली करवा दिया है। अरे बेटा, उस कमरे में तो रद्दी का सामान और खेती बाड़ी का सामान पड़ा हुआ रहता है। उसमें तो बस एक खटिया डालने की जगह है। उस कमरे में मैं कैसे रह पाऊंगी? बिमला जी के लाख मना करने के बाद भी बेटे उनकी चारपाई उठाकर बाहर वाले कमरे में डाल जाते हैं। अपने बेटे बहू के व्यवहार से बिमला जी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिन व दिन उनकी हालत भी खराब होती जा रही थी, क्योंकि बहू भी उनसे अब घर का सारा काम करवाने लगी थी और खाने को अच्छे से भी नहीं देती थी। अब बिमला जी से उनकी हर एक चीज़ छीन ली गई थी। उनका कमरा छीन लिया गया था और उनके कमरे से जुड़ी जीवन जीने की यादें भी छीन ली गई थीं और उन्हें घर के कामों की जिम्मेदारी दे दी गई थी। एक दिन बिमला जी घर में लगे उस अमरूद के पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर बैठी थी। तभी उनका पोता खेलते हुए आया और खेलते खेलते बिमला जी को धक्का दे दिया। बिमला जी नीचे गिर पड़ी। बुढ़ापे का शरीर था, जगह जगह छिल गया, जिसके कारण उन्हें बहुत दर्द होने लगा। इतनी तकलीफ में भी बहू ने उनकी कोई सेवा नहीं की, बल्कि एक दिन तो वह उन्हें रात को बासी खाना देकर चली गई। बिमला जी से रात का बासी खाना नहीं खाया गया, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी बासी खाना नहीं खाया। वह हमेशा
ताज़ा खाना ही खाती थी और बनाती भी थी और सबको भी ताज़ा खाना ही खिलाती थी। दूसरे दिन बहू जब कमरे में खाना देने के लिए आई तो खाना रखा हुआ देखकर बोली, क्यों, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अब तुम्हें दूसरा खाना नहीं मिलेगा। पहले इस खाने को ख़त्म करो, तभी हम दूसरा खाना देंगे। बिमला जी कहने लगी, बहू, मुझसे बासी खाना नहीं खाया जाता, मुझे ताज़ी रोटियां दे दो। अच्छा जी, आई बड़ी ताज़ी रोटी खाने वाली। एक तो तुम्हारा कमरा रसोई से इतनी दूर है, ऊपर से मैं तुम्हें बार बार ताज़ी रोटियां देने के लिए यहाँ तक आऊँ। अगर तुम्हारा ताज़ा खाने का इतना ही मन है, शौक़ है ना, तो रसोई में आकर बैठ जाया करो। इतनी दूर तक मैं तुम्हें परोस कर खाना नहीं देने आ सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। रसोई में छोटी बहू खाना बना रही थी, लेकिन वह अपने बच्चों को ताज़ा खाना बनाकर खिलाने में व्यस्त थी। विमला जी रसोई के बाहर बरामदे में उधर ही जाकर बैठ गईं और अपनी बहू से रोटी मांगने लगी। बहू ने एक दो बार तो नहीं सुना तो बिमला जी धीरे से रसोई में गईं और टोकरी से ताज़ी रोटी को उठाने लगी। बहू ने गर्मा गर्म चिमटा सासू माँ के हाथ पर जड़ दिया। गर्मा गर्म चिमटा हाथ पैर में लगने से बिमला जी की चीख निकल गई और उनके हाथ में जो रोटियां थी वह झट से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोटियां उठाने की? देख रही हो ना, मैं अभी अपने बच्चों को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिला रही हूँ। थोड़ी देर सब्र नहीं हो सकता क्या? बहू की चिमटे वाले व्यवहार को देखकर बिमला जी हैरान रह गईं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह सोचने लगी कि आज उन्हीं के घर में उनकी बहुएं चिमटे से मार रही हैं। मेरे ही घर में मेरा ही अपमान हो रहा है। मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ? मेरी बहू ने मेरा क्या हाल करके रख दिया है। जो बहुएं मेरे आगे पीछे मांझी मांझी कहते हुए घूमा करती थीं, आज मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं और मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रही हैं और चिमटा भी मार रही हैं। बेटों ने सारी संपत्ति हथिया ली और मुझे एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है। बिमला जी सोचते सोचते रसोई में ही जमीन पर गिर गईं। बिमला जी कभी बहू को देखती तो कभी अपने हाथ पैर पर पड़े चिमटे के निशान को देखती। वह एकदम से लाल पड़ चुका था और एक घंटे में ही उस जले हुए जगह पर फपोले पड़ गए। थोड़ी ही देर बाद बहू खाना लेकर गई, लेकिन आज बिमला जी ने बहू के लिए दिए हुए खाने को नहीं खाया। ऐसा अपमानजनक खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं जीते जी ही मर जाऊं। मैं अब बहू के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। जो बहू मुझे रोटी देने की जगह पर चिमटे से मेरे ऊपर वार करती है, अब तेरे द्वारा बनाए खाने को नहीं खाऊंगी। बड़ी आई खाना देने वाली। बिमला जी अपने कमरे में आकर बैठ गईं और बहुत देर तक रोती रहीं। अपने पति को याद कर रही थीं और बार बार आंखों के सामने बहू का वह भयानक रूप आ रहा था, जिसको वह चाहकर भी नहीं भूल पा रही थीं। लेकिन अब बिमला जी कहें भी तो किसको कहें? बेटे भी तो बहू की ही सुनते थे। बिमला अपनी अलमारी से एक
छोटा सा बैग निकालती हैं और उस बैग में अपने कपड़े रख लेती हैं और अपने मायके जाने के लिए घर से निकल जाती हैं। उनके मायके में उनका भरा पूरा परिवार था। बड़े भाई, छोटे भाई, भाभी, भतीजे सभी हैं। बिमला जी के बड़े भाई भी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। वे अपने गांव के प्रधान भी हैं। बिमला जी के भाई ने जैसे ही अपनी बहन को अपने घर में अचानक देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे, बिमला तुम कब आई और अचानक से सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ बिमला? बिमला तुम चुपचाप क्यों हो? अगर मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। कितने दिन हो गए हैं मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था और मुझे तुम्हारे पास आने का समय ही नहीं मिला। आजकल काम में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि समय का कभी पता ही नहीं चल पाता। तभी बिमला जी के भाई की नज़र उनके हाथ पैर पर पड़ी, जिनको उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में ढकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन अपने बड़े भाई से नहीं छुपा पाई। अपनी बहन के हाथ पैर पर पड़े इतने बड़े जख्म को देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए और बोले, ये क्या हुआ बहन? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? पिछली बार जब तुम दिवाकर जी के साथ आई थी तो कितनी हंसती खेलती थी, पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और दिवाकर जी के जाते ही तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम कितनी दुबली पतली भी हो गई हो। क्या बात है बहन? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? या तुम्हारी बहुएं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हैं क्या? और तुम्हारे बेटे, क्या वह तुम पर ध्यान नहीं देते? अपने भाई की बातें सुनकर बिमला जी जोर जोर से रोने लगी और अपने भाई को सारी बातें कह सुनाई। भाई बहन दोनों रोने लगे और अंदर तक टूट गए और उनका भाई ये सोचने लगा कि मेरी बहन इतनी तकलीफ़ में है और मुझे पता भी नहीं चला, और कहने लगे, बहन अब तुम रो मत, अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए। अब मुझे समझ में आ गया है कि दिवाकर जी ने अस्पताल में तुम्हारे नाम खेत और घर क्यों किया था। आश्चर्यचकित होती हुई बिमला जी अपने भाई की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, भैया आपको ये बात कैसे पता चली? हाँ बिमला, मुझसे सलाह लेने के बाद ही दिवाकर जी ने ही निर्णय लिया था और मैं भी उनके इस निर्णय का सम्मान किया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि उन्होंने ये सब क्यों किया था। तुम्हारे लिए तो दिवाकर जी इतना सब कुछ करके गए हैं जो तुम्हें बुढ़ापे पर दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे दोनों बेटे और बहुओं को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिनों तक बिमला जी अपने भाई के घर में बहुत अच्छे से रहीं और अच्छे से खाने पीने के बाद वो स्वस्थ हो गई। उनके भाई ने उन्हें डॉक्टर को दिखाकर उनके हाथ पैर का भी अच्छे से इलाज करवा दिया। अब बिमला जी भली चंगी हो गई और उनके हाथ का घाव भी भर गया। 2 महीने बाद बिमला जी अपने भाई के साथ अपने ससुराल आईं। दोनों बेटों को बुलाया गया। भाई गांव के सरपंच थे। अपने साथ
गांव के कुछ लोगों को लेकर भी गए थे और बहुओं को भी बुलाया गया। उनके बेटे और बहू दोनों सामने बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। गांव के कुछ लोगों को बुलाकर बिमला जी ने अपनी बात बोली कि उनके पति के जाने से पहले उनके नाम इस हवेली को और 40 बीघा जमीन को करके गए हैं। उनकी उम्र अब खेती बाड़ी करने की नहीं है, इसलिए वे अपनी 40 बीघा जमीन को बेचना चाहती हैं और अगर कोई लेना चाहे तो मुझे और मेरे भाई से आकर बात कर ले। 40 बीघा जमीन माँ के नाम है। ये बात सुनकर दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि आज के ज़माने में 40 बीघा ज़मीन की बहुत कीमत होती है। अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। आज के समय में खेती खरीदना इतना आसान काम नहीं होता। क्या माँ, तुम्हारे नाम पर ज़मीन है? ऐसा कब हुआ? बेटा, अगर भरोसा ना हो तो शहर में जाकर चेक कर लो। और सच्चाई यही है कि तुम्हारे पिताजी मेरे नाम पर ये घर और ज़मीन को करके गए हैं और ये घर भी मेरे नाम पर लिख कर गए हैं, क्योंकि वे शायद अपने नालायक बेटों से और आज के ज़माने से अच्छी तरह से परिचित थे। गांव के ही बैठे हुए 2 लोग उनके ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। बेटे अपनी माँ पर भड़कते हुए कहने लगे, माँ, ऐसा कैसे कर सकती हो? खरीदी हुई ज़मीन को तुम देख नहीं सकती? यह ज़मीन पिताजी ने हमारे लिए ही तो खरीदी थी। हम इसको आपको बेचने नहीं देंगे। तभी बिमला जी के भाई अपने दोनों भांजों को डांट फटकार लगाते हुए कहते हैं, तुम ये कहने वाले होते कौन हो? ये सब तुम्हारे पिता ने खरीदा था, तो तुम्हारे पिता के जाने के बाद ये सब मेरी बहन के नाम पर है। तुम्हारे पिता मेरी बहन के भी पति थे और वहीं 40 बीघा ज़मीन को मेरी बहन के नाम पर करके गए हैं, जिस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। तभी पास में ही बैठी हुई उनकी दोनों बहुएं अपनी सासू माँ पर चिढ़ते हुए बोली, बुढ़िया, 40 बीघा ज़मीन बेचकर बुढ़ापे में क्या करोगी? सभी लोग तो अपने बेटे बहू के लिए ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीद कर रखते हैं और एक ये बुढ़िया है, बुढ़ापे में इस ज़मीन को बेचने पर तुली है। जाने क्या हो गया है इस बुढ़िया को, जो हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा रही है। अपनी बहू की बातें सुनकर आज बिमला जी चुप नहीं रहने वाली थी और कहने लगी, बहू, 40 बीघा ज़मीन बेचकर मैं गर्मा गर्म रोटी तो खा सकती हूँ और चिमटे की जगह गर्म रोटियाँ मिलेंगी। अपनी ज़मीन बेचकर किसी को भी मैं अपने पास सेवा करने के लिए रख लूँगी, तो बहू वह कम से कम मुझे गरम रोटियां तो बनाकर ही खिला देगा। अपने बहू बेटों की तरह गरम चिमटा तो नहीं खाऊंगी। गरम चिमटा की बात सुनकर आसपास के सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि जरूर बिमला जी के साथ कुछ हुआ है, तभी तो वह इतनी बड़ी बात कह रही हैं। बहू के भी चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें भी समझ में आ गया था कि माँ जी ये सब क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि उनकी पास सास सबके सामने इस तरह से उनकी पोल खोल कर रख देगी। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहू बेटों पर थू थू करने लगे और कहने लगे, देखो कैसे बेटे बहू हैं, पूरी जिंदगी
बिमला जी और दिवाकर जी ने अपने बेटे बहुओं के लिए कितना कुछ किया और आज वही बेटे बहू बुढ़ापे में अपनी सास पर गर्मा गर्म चिमटा लगाती हैं और गरम गरम चिमटे से उनके ऊपर वार करती हैं। बुढ़ापे में अगर बेटे बहू गरम रोटी तक ना दे सके तो लानत है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने माता पिता का सब कुछ तो छीन लेते हैं और लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं देना चाहते। बेटे को तो जब समझ में आ जाता है कि माँ नहीं मानेगी और ज़मीन को अब बेच ही देंगी तो वे अपना आखिरी तरीका अपनाते हैं और कहते हैं माँ तो ममता मई होती है और जाकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। माँ मुझे माफ़ कर दो, अब हम आपको अच्छे से रखेंगे और कभी भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आप बस ये ज़मीन मत बेचो और ना ही हमें इस घर से निकालो। अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो कभी इस घर से दूसरी जगह रहने का सोचा भी नहीं। बिमला जी और उनके भाई भी उनके बहू बेटों को सबक सिखाना चाहते थे। ज़मीन और घर बेचना उनका तो एक बहाना था। जब उनके बेटे और बहू घुटने पर आ गए तो बिमला जी के भाई अपनी शर्तों को उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन तब तक ज़मीन नहीं बेचेगी जब तक तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे। हमारी शर्त ये है कि तुम दोनों हर महीने 20,000 रुपये उनके हाथ में दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है 40 बीघा ज़मीन का करोड़ों की कीमत है। तो जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक 20,000 रुपये तुम दोनों भाई मिलकर दोगे, चाहे वह उनको कैसे भी खर्च करें। तुम लोग उससे कभी भी हिसाब नहीं मांगोगे। बुढ़ापा है, दवाइयों में भी खर्च होते हैं। हर बात पर बहू बेटों के आगे हाथ फैलाना शोभा नहीं देता और सब कुछ उसी का ही तो है। अब मेरी बहन तुम लोगों के आगे हाथ कभी भी नहीं फैलाएगी। और बहुओं को खबरदार करते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की ज़रूरत भी की तो, उनके साथ कोई भी गंदा व्यवहार किया तो और उन्हें अपमानजनक शब्द बोलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरी बहन का कमरा अभी के अभी खाली कर दो। वह अपने इस कमरे में ही रहेगी जिसमें वह अब तक रहती आई है, नहीं तो तुम लोग इस पूरे घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वे उनके कमरे को खाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक कमरे के चक्कर में उन्हें पूरे घर को खाली करना पड़ रहा था। दोनों बहुएं सुबह शाम बिमला जी को गर्मा गर्म खाना देंगी और उनके कमरे में पहुंचाएंगी। वह रसोई में खाना खाने कभी नहीं जाएंगी। उनके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और याद रहे, 15 दिनों में मैं अपनी बहन से मिलने आता रहूँगा। अगर मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ दिखाई दी या मेरी बहन को कोई भी तकलीफ़ हुई, खाने पीने से लेकर बोलचाल तक, ना जाने किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ मुझे दिखाई दी, तो फिर तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। आखिर बेटे और बहू को बिमला जी और उनके भाई की बात स्वार्थ के कारण माननी ही पड़ी, क्योंकि उनका शर्त मानने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें 40 बीघा ज़मीन और घर भी तो चाहिए था।
बिमला जी मन ही मन अपने पति को धन्यवाद देती कि शायद तुम बहुत दूर की सोच रहे थे, इसलिए तुमने मेरे नाम यह ज़मीन और घर को कर दी थी। आपका लाख लाख शुक्रिया है जो इतना कुछ मेरे लिए करके गए हो। बिमला जी के भाई ने उनसे कहा कि आप मेरे पास मेरे घर पर ही रह लीजिए, लेकिन अपने घर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिमला जी ने ये कहकर मना कर दिया कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने ससुराल में ही बिताई है और अपने अंतिम दिनों में अपने पति के घर में ही रहना चाहती हैं। लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ आज बिमला जी अपने घर में आराम से रह रही हैं। उनके बेटे बहू ही माँ से कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन 40 बीघा ज़मीन और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी माँ की आवभगत में भी लगे रहते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं और उनसे हर काम पूछकर ही करते हैं। अब बिमला जी अपने बेटे बहू से खूब सेवा करवा रही थी और पूरे मान सम्मान के साथ जैसे अपने पति के सामने रहा करती थी, बिल्कुल वैसे ही आज रह रही थी और पूरी तरह से खुश हैं। अब उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके बेटे बहू उनका खूब ख्याल रखते हैं और उनके बेटे बहू को अब अपनी सास के साथ कुछ भी गलत करते हुए भी डर लगता है, इसलिए खुशी खुशी अपनी माँ की बातों को सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।